तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, मोदी सरकार और पूरी बीजेपी इस समय बड़े सदमे में है। बीजेपी के कई बड़े नेता भीतर ही भीतर डरे हुए हैं कि कब किसी की पोल खुल जाए। उससे भी बड़ा डर यह कि कहीं कुर्सी ही न छीन ली जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरे दलों को तोड़ लिया है, लेकिन बीजेपी के नेता अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने का इंतजाम शायद नहीं कर पाए हैं। खबर है कि अगले हफ्ते तक मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, जिसमें दूसरे दलों से तोड़कर लाए गए राघव चड्ढा जैसे सांसदों को शामिल करने के लिए जगह बनाई जाएगी। इसके लिए मौजूदा कुछ लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा। इसमें धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी आदि का नाम भी खूब उछल रहा है। अभी पिछले हफ्ते भी जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तो हो ही गया है, आपने देखा। केरल में हार मिली तो फिर कुरियन की राज्यसभा सांसदी बढ़ाई नहीं गई। अब ऐसे ही कितने और मंत्रियों को मोदी निपटाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बीजेपी सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे बहुत सारी बड़ी बड़ी गड़बड़ियों का पता चला है। सियासी जुबान में इसे महाघोटाला कहें तो शायद गलत नहीं होगा। इन महाघोटालों के बारे में पीएम मोदी ने अब तक कुछ नहीं कहा है। यह एक महाआश्चर्य हो सकता है, दुनिया का 8वां आश्चर्य कह सकते हैं। लेकिन 2014 से तो देश यही देख रहा है कि बड़ी से बड़ी घटना हो जाए मगर मोदी के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। इसलिए चाहे राम मंदिर में दान में दिए गए करोड़ों रुपए चंपत कर दिए गए हों या मंत्री और मुख्यमंत्री करोड़ों रुपयों की हेराफेरी करें, मोदी कुछ नहीं कहते। बीजेपी के राज में और मोदी के शासन में पैसों की चोरी, वोटों की चोरी, चुनावों की चोरी, सांसदों और विधायकों की चोरी, इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं। ये सब तो जीते जागते इंसानों के साथ हुई चोरियां हैं दोस्तों। लेकिन खबर आई है कि राम मंदिर में भी चोरी हो रही है, तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसीलिए भगवान राम को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया था ताकि आस्था के नाम पर भी चोरी हो। और अब राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने युवाओं के भविष्य की चोरी कर ली है। महाराष्ट्र में टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक पर राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है, जरा उसको दिखाता हूं आपको। देखिए क्या लिख रहे हैं यहां राहुल गांधी। राहुल गांधी लिख रहे हैं, एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टीईटी, देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, यह युवाओं के भविष्य की चोरी है। सोचिए दोस्तों, किस तरह से देश चल रहा है, जहां एक साथ कई किस्म की अलग अलग चोरियां चल रही हैं और सब में नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं से शामिल हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के माथे पर शिकन तक नहीं है। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। आपने सुना होगा इस मुहावरे को। इस तरह के मुहावरे भी इस सरकार में बेमानी हो चुके हैं, क्योंकि कोतवाल ही नहीं बल्कि पूरी कोतवाली पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। इसीलिए तो मोदी आराम से विदेश घूमने निकल जाते हैं। अभी फिर से वो 3 दिन के लिए सेशल्स चले गए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर क्या कुछ लिखा है, जरा देखिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि कछुए से खेल रहे हैं, बेहतरीन लोकल ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं, बाग बगीचों में सैर कर रहे हैं, बढ़िया मौज काट रहे हैं। अब ये सब छोड़कर कहीं मोदी जी का मन लगेगा हिंदुस्तान में? अब देश का प्रधानमंत्री लोगों को उनके हाल पर छोड़कर खुद पिछले 1.5-2 महीने में 3 बार विदेश की यात्राएं करेगा। आप याद कीजिए, पहली बार वो 7 दिन के लिए गए, फिर 5 दिन के लिए गए, फिर 3 दिन के लिए अभी सेशल्स चले गए हैं। कभी मेलोडी खाने खिलाने की बात करेगा तो कभी नारियल पानी पीने का वीडियो डालेगा। तो यही कहा जाएगा ना कि मोदी का मन हिंदुस्तान में नहीं लगता है। और मन न लगने का ही दूसरा नाम जिम्मेदारी से भागना भी है। मोदी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। अब कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के नेता जनता के बीच जाकर यही बता और समझा भी रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या पीएम पद की जिम्मेदारी न निभाते हुए भी नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहेंगे या मौजूदा माहौल मोदी की रवानगी के संकेत दे रहा है। और साथ ही यह भी समझेंगे कि क्या देश में खड़े हो चुके हैं नए आंदोलन और इस आंदोलन से भी सत्ता में नरेंद्र मोदी नहीं रह पाएंगे और उनकी विदाई तय करेंगे ये आंदोलन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने किस तरह बीजेपी से लोगों को आगाह किया है। देखिए जरा। और आता हूं,
यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना आप। अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे होगे आप। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। तो सुना आपने, इस बार बीजेपी यूपी में जीत गई तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। ये एक बेहद गंभीर बात अखिलेश यादव ने कही है और बाकायदा बंगाल का नाम लेकर कही है। आपको बता दूं कि यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। पिछली बार भी यहां बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन फिर लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को जोरदार झटका दिया था। जबकि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन इसी हड़बड़ी में किया था कि जनता उन्हें मंदिर के नाम पर वोट दे देगी। लेकिन अयोध्या में भी बीजेपी को हार मिली। शायद वहां की जनता राम के नाम पर हो रहे घोटाले को पहले ही समझ चुकी थी, इसीलिए बीजेपी को वहां से हरा दिया। और अब खुलासा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की देखरेख में बने मंदिर में कितने करोड़ रुपयों की चोरी हो चुकी है। जनता देख रही है कि अडवाणी की निकाली रथ यात्रा से लेकर बाबरी मस्जिद तोड़ने और फिर उसी जगह पर आलीशान राम मंदिर बनवाकर बीजेपी ने सत्ता के लिए धर्म को खूब भुनाया। जनता को समझ आ रहा है कि उसे किस तरह ठगा जा चुका है। दरअसल ठगे जाने का ये एहसास 2014 के बाद से बहुत से लोगों को हो रहा है। आप जानते हैं कि 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इसी के बैनर तले यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया था। कोयला घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, 2G घोटाला, इन सब पर मनमोहन सरकार घिर गई थी और मनमोहन सिंह सरकार को ऐसा घेरा गया कि कांग्रेस की सत्ता ही चली गई। उसके बाद जांच हुई, अदालती फैसले आए तो ये सारे घोटाले भी हवा के गुब्बारे की तरह उड़ गए। यानी इसमें हवा भरे हुए थे, गुब्बारे थे। इनके भीतर जो आरोप लगे हुए थे, भरे हुए थे, कोई साबित नहीं हुए। उस समय सरकार जाने से पहले मंत्रियों के इस्तीफे भी हुए, लेकिन मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये बात राजनाथ सिंह साफ साफ पहले बता चुके हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने तो संसद में भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी सैनिक की जान नहीं गई और अब एकदम से 6 शहीदों के नाम देश को बताए गए हैं। जरा इस वीडियो को देख लीजिए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। इस वीडियो में राजनाथ सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि क्या हमारे जवानों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। बड़े जोरदार तरीके से रक्षा मंत्री ने नहीं कहा और उससे भी जोर से सदन में बैठे अमित शाह, पीयूष गोयल जैसे तमाम बीजेपी सांसदों ने मेज थपथपाई। इन लोगों के चेहरों पर ऐसी खुशी थी मानो ऑपरेशन सिंदूर बड़ी मजेदार चीज थी जिसमें बीजेपी को मजा आ गया। अब मोदी सरकार साल भर बाद उन 6 जवानों के नाम बता रही है जिनकी शहादत हुई थी। समझ नहीं आता कि पीएम मोदी समेत बीजेपी के सांसदों ने संविधान के नाम की शपथ को मजाक में ले लिया या ये लोग संविधान को बदले बिना अभी से उसे मानने से इनकार कर रहे हैं। वरना किस तरह देश की रक्षा और आत्मसम्मान से जुड़े मसलों पर बेतुके बयान देते हैं। याद कीजिए कि चीन की घुसपैठ पर भी मोदी ने कहा था कि न कोई आया था न कोई आया है। दरअसल संविधान की शपथ लेकर 3-3 बार प्रधानमंत्री बनने से किसी का नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो जाता, उसके लिए तो काम करके दिखाने पड़ते हैं। मगर मोदी सरकार में काम दिखाने के नाम पर नील बटे सन्नाटा ही नजर आता है। ऊपर से सरकार का झूठ बार बार पकड़ा जाता है। अभी 6 शहीद जवानों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सही ही लिखा है कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं। या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब संसद को संबोधित किया तो उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके थे। यदि ऐसा है तो ये उस मंत्री पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। ये उससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ के साथ देश से झूठ बोलती है। जो भी सच हो, कुछ तथ्य नहीं बदलते।
हमारे 6 वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान को छिपाया गया। उन्हें वो सम्मान और मान्यता नहीं दी गई जिसके वे हकदार थे, और उनके परिवारों से वो पारदर्शिता भी छीन ली गई जिसकी वे अपेक्षा रखते थे। ये हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता। तो सैनिकों का अपमान, किसानों का तिरस्कार, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और लोकतंत्र का मजाक, यही मोदी सरकार की सच्चाई है जो परत दर परत सामने आ रही है। विपक्ष अब इसी सच्चाई को जनता के सामने रख रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव ने आगाह किया है कि बीजेपी जीती तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि तब तक बीजेपी सारी संस्थाओं पर कब्जा कर संविधान बदलकर चुनाव की अनिवार्यता ही खत्म कर देगी और अपना एक छत्र राज्य कायम करेगी। अभी क्षेत्रीय दलों को तोड़कर बीजेपी यही तो कर रही है। बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को तोड़ दिया गया। टीएमसी छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनने वाले लोगों ने अब ममता बनर्जी को ही अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया है। इधर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी में भी दूसरी बार फूट डलवा दी गई। पहले 6 सांसदों को तोड़ा और उसके बाद विधायकों को भी तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन सांसदों के क्षेत्र में उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं जो जीते तो शिवसेना के नाम पर, शिवसेना यूबीटी के नाम पर जीते थे, लेकिन साथ बीजेपी का वो दे रहे हैं। संसद में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीजेपी ने पहले टीएमसी के 20 सांसदों को एनसीपीआई नाम की अनसुनी पार्टी में भेजा और एनडीए का हिस्सा बनाया। इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सेंधमारी के लिए एकनाथ शिंदे को फिर से काम पर लगाया। इस बार शिंदे ने 6 सांसदों को तोड़ा। इन सांसदों ने एनडीए में जाने के 2 बहाने बताए। पहला ये कि विपक्ष का सांसद होने के कारण उन्हें संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए धन नहीं मिलता, और दूसरा, शिवसेना ने हिंदुत्व की राजनीति छोड़ दी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि ये सांसद सिर्फ मेरे कहने पर चुने गए थे। आज इनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि कहते हैं क्षेत्र का दौरा करना बेकार है, जबकि ये इसलिए जीते क्योंकि मैंने इनके लिए दौरे किए थे। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सांसदों को तोड़कर अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने एक गंभीर बात यह कही कि हम अब राम को बीजेपी मुक्त करना चाहते हैं और इसके लिए आंदोलन करेंगे। मंदिरों को लूटने वाले हमारे हिंदुत्व का हिस्सा नहीं हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि मोदी ने देश को तो बुरे हाल में पहुंचा ही दिया है, अब बीजेपी का हाल भी इतना बुरा किया है कि बीजेपी को राम मुक्त बनाने की बात शुरू हो गई है। क्या राम मुक्त बीजेपी इस देश की राजनीति में टिक पाएगी? ये जरा सोचिएगा, ये सोचने वाली बात है। बीजेपी की तो सारी राजनीति ही राम के नाम पर चली है। राम मंदिर बनाने का आंदोलन शुरू हुआ तो बीजेपी के लिए सत्ता के रास्ते खुल गए और सत्ता में आने का रास्ता बन गया। लेकिन जब राम मंदिर बना और बीजेपी ने मोदी को राम लला के हाथ पकड़कर मंदिर तक लाते हुए दिखाया, तभी बीजेपी समर्थकों को समझ जाना चाहिए था कि आज की बीजेपी की नीयत क्या है। मोदी के लिए राम सत्ता तक चढ़ने की सीढ़ी थे और अब शायद वो सीढ़ी उनके काम की नहीं रही। तो राम मंदिर में चोरी हो या अब कुंभ मेले में जो लूट मची थी और शुरुआत से कुंभ मेले के लिए लूट शुरू हो जाए, धर्म के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुंभ मेले की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उज्जैन में कुंभ की बात चल रही है, इसलिए कह रहा हूं। और उज्जैन आप जानते हैं कि किस लिए इस वक्त सुर्खियों में है। उनके पास यानी मोदी के पास इस समय देश की सत्ता है, उद्योगपतियों का साथ है और संसद में एनडीए सांसदों की गिनती भी बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी के पास अब एक चीज नहीं बची है और वो है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। लोगों का भरोसा मोदी खुद खो चुके हैं। इसीलिए राहुल गांधी छात्रों की गूंज आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं जंतर मंतर पर आज पिछले 9 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। मोदी इस बार विदेश से लौट कर आएंगे तो शायद उनके लिए हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। खैर, शायर नुज़हत अब्बासी ने ठीक ही फरमाया है कि कभी मंजिल पे जाने के निशान तक भी नहीं मिलते, कभी मंजिल पे जाने के निशान तक भी नहीं मिलते, जो रस्तों में भटक जाएं तो रास्ते मार देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।